दोस्तों नमस्कार। आज हम 67वीं बीपीएससी मेंस के लिए बाढ़, सूखा और बिजली चमकना पर चर्चा करेंगे। और यह खास करके बिहार में बाढ़ के कारण, सूखा के कारण और बिहार में बिजली चमकने के क्या कारण है, उसके क्या प्रभाव है और राज्य सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं, हम उसको देखेंगे। क्योंकि आपदा प्रबंधन वाला टॉपिक जो है बड़ा था, इसलिए एक साथ जो है संभव नहीं था, 2.5 घंटे का वीडियो हो जाता। इसलिए हम इसको सेपरेट बता रहे हैं और इसका पीडीएफ जो है आपदा प्रबंधन वाला टॉपिक्स में ही होगा। ये क्वेश्चन इस पर पूछा भी हुआ था 66 में। हम उसी टॉपिक्स को रिपीट किए हैं, इसलिए इसमें कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। और जो नए डाटा है हम आपको बोल देते हैं, इससे आप लिख लीजिएगा। अगर मान लीजिए पुराना डाटा भी यूज कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप आर्थिक सर्वे में जाकर देखिए ना, तो आर्थिक सर्वे 2020-21 का है और डाटा यूज किया गया 18 का, 15 का, कोई अंतर नहीं है, आपको नंबर मिल जाएंगे। इसलिए इस सब के लिए चिंता नहीं कीजिए। चलिए, और हम लास्ट समय में जैसा संभव होगा वैसा हम वीडियो में सारा डाटा अपडेट करते जा रहे हैं। आप वीडियो जरूर देखिएगा। और बहुत सारा डाटा अपडेट ही है पीडीएफ में, ऐसा नहीं है। उस डाटा से भी आपको बहुत अच्छे से काम से कोई अंतर नहीं पड़ेगा मार्क्स पे। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि बिहार में सूखे की क्या स्थिति है। तो जानते ही है बिहार जो है एक प्राकृतिक आपदा प्रवण राज्य है और यहाँ प्रतिवर्ष बाढ़, सूखा, बिजली गिरना, लू, चक्रवात, शीतलहर की घटनाएं जो है होती रहती है बिहार में। तो बिहार में प्राकृतिक आपदा देखेंगे तो हम एक डाटा बिहार आर्थिक सर्वे 2020-21 का सर्वे हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे बिहार के 27 जिले जो है बाढ़ से प्रभावित है और इस 27 जिले में जो है 300 लोगों की मृत्यु जो हुई है 2009, 19, 20 में हुआ है खाली बाढ़ से। और बाढ़ से बिहार में जो है 16,750 करोड़ रुपया की सार्वजनिक संपत्ति नष्ट हुआ है। इसी के अलावा जो है बिजली चमकना जो देखेंगे तो बिहार के लगभग सभी जिले जो है में बिजली चमकने की घटना, बिजली गिरने की घटना हुई है और 253 लोगों की मृत्यु जो है हुई है। लू से 107 लोग जो है मरे हैं। आग लगी से जो है 40 लोगों की मृत्यु बिहार में हुई है। यह बिहार के आर्थिक सर्वे में है, हम उसी चीज़ को आपको बोल रहे हैं, क्योंकि सर्वे से ज़्यादा विश्वसनीय स्रोत क्या हो सकता है। अभी हाल में एक डाटा आया है, अगर आप देखेंगे तो विश्व मौसम संगठन का, उसमें अनुमान लगा है कि खाली प्राकृतिक आपदा से भारत को 87 बिलियन डॉलर की जो है नुकसान हुआ है। 87 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। तो यह है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन बाज का अभी हाल ही में वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक जो है 2021 का रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था। इस रिपोर्ट में जो है केवल 2019 में भारत में जो है 10 बिलियन डॉलर जो का नुकसान जो है प्राकृतिक आपदा, बाढ़, सूखा, चक्रवात से हुआ है। और बिहार भी है। अगर आप एक डाटा देखेंगे तो 2020 में बिहार के 68 मिलियन हेक्टेयर भूमि जो है बाढ़ से प्रभावित था। इस डाटा इसलिए बोल रहे हैं कि जब भी आप क्वेश्चन लिखिएगा तो इस डाटा का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। हम 10 से 12 इंडेक्स, 10 से 12 डाटा अगर हम दे देंगे एक सूची बनाकर, बस उसी का इस्तेमाल करते रहिएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस्तेमाल करना आना भी तो चाहिए। तो वीडियो जरूर देखिएगा। तो ये सब स्थिति है। तो इन सबों से, इन सभी आंकड़ों से आप देख रहे हैं कि बिहार या भारत जो है प्राकृतिक आपदा प्रवण क्षेत्र है। स्वयं संयुक्त राष्ट्र का डाटा भी कहता है कि चीन के बाद जो है विश्व में सर्वाधिक आपदा प्रवण स्टेट जो है, यानी देश जो है भारत है। चीन के बाद सर्वाधिक प्राकृतिक आपदा और बड़े पैमाने पर सरकार की जो है सार्वजनिक संपत्ति और आर्थिक क्षति जो है हो रही है। खाली बाढ़ से 2000 अगर आप देखेंगे 2019 में तो भारत में जो है 1800 लोगों की मृत्यु हुई है खाली बाढ़ से। ये हम नहीं बता रहे हैं, यह जो है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के डाटा में जो है कहा गया है कि 1800 लोगों की मृत्यु केवल बाढ़ से भारत में हुआ है।
और बिहार की स्थिति तो आप जान रही हैं कि बिहार में 2019-20 में 300 लोगों की मृत्यु केवल बाढ़ से हुआ है। तो यह स्थिति है। डाटा में देखिए अंतर हो सकता है, क्योंकि अलग अलग संस्थाएं डाटा प्रकाशित की जाती है और अलग अलग संस्थाएं जो है क्या करती है, प्रकाशित, उस अलग अलग संस्थाओं के डाटा में वेरिएशन रहता है, इसलिए उस पर नहीं जाना है। आप रेफरेंस दीजिए, आपका आंसर सटीक होगा। आइए अब हम लोग सूखा बिहार में एक विशेष बात, अब क्या कीजिएगा, जब भी बिहार में बाढ़, सूखा, बिजली चमकने से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप लिख रहे होंगे तो उसमें एक बिहार का मैप बनाइएगा और दक्षिणी बिहार को सूखा प्रबंध क्षेत्र, उत्तरी बिहार के लगभग सभी जिले जो है बाढ़ से प्रभावित है। अगर बिजली चमकना से क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर भी वो बिहार का पूरा मैप बना के एक डिस्ट्रिक्ट, मोटे तौर पे एक डिस्ट्रिक्ट दिखा दीजिएगा। अगर डिस्ट्रिक्ट नहीं भी दिखाते हैं तो आप ऐसे अंडरलाइन कर दीजिएगा, तो आपका काम चल जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में बिहार का मैप बनाना बहुत जरूरी हो जाता है, याद रखिएगा। तो अब हम लोग सूखा की परिभाषा सबसे पहले जानना है, सूखा किसे कहते हैं। तो सबसे पहले सूखा का सीधा अर्थ है, सूखे का आशय है जल के अभाव से। जब किसी क्षेत्र में या किसी राज्य में सामान्य से कम वर्षा होती है, लंबे समय तक वर्षा नहीं होती है, अत्यधिक वाष्पीकरण के कारण, अधिक तापमान के कारण स्थलीय जल भंडार में जो है जल की कमी हो जाती है, मिट्टी में नमी की कमी हो जाती है, तो इस स्थिति को हम सूखा कहते हैं। सीधा सा परिभाषा आपको ऊपर लिख देना है। सूखे के 3 प्रकार है। एक है मौसम विज्ञानी सूखा, और जल विज्ञान संबंधी सूखा, और कृषि सूखा। तो आप मौसम विज्ञान सूखा अगर देखेंगे तो इसमें सामान्य से औसत वर्षा में अगर 25% की कमी हो रही है तो ये मौसम विज्ञान संबंधी सूखा इसको कहते हैं। जल विज्ञान संबंधी, जब सतही जल भंडार भूमिगत जल में, सतही में भूमिगत भी आ जाता है, में अगर नमी की कमी हो जाती है, जल की कमी हो जाती है, तो जल विज्ञान संबंधी सूखा कहते हैं। अगला है कृषि सूखा। मृदा की जब नमी में कमी हो जाती है तो इसको हम कृषि सूखा है। देश के कृषि योग्य भूमि का 68% जो है सूखे से प्रभावित है। ये डाटा है, आप देख रहे हैं। तो सूखा क्या है, सूखा के कितने प्रकार है, अब सूखे के क्या कारण है, हम उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले कारण आपके पास है जल कुप्रबंधन, भौगोलिक कारण, मिट्टी की गुण, वन क्षेत्रों की कमी, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, जलगहन फसल। ये मोस्टली हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में दिखा रहे हैं, बिहार की स्थिति दिखा रहे हैं। अगर नॉर्मल सीधे क्वेश्चन आ जाएगा फिर भी आप इसको लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, डाटा दे दीजिएगा भारत का, ठीक है। तो बिहार में अगर आप देखेंगे तो बिहार के दक्षिणी बिहार है, दक्षिणी भाग है, वो सूखे से प्रभावित रहती है। कभी कभी उत्तर बिहार में भी सूखे के चपेट में आ जाता है। तो आखिर इसके पीछे क्या है, कारण है। सबसे पहले ही जानते हैं कि सूखे का कारण, सूखे का मुख्य आशय है, सूखे से मुख्य आशय है जल की कमी से। तो जल कुप्रबंधन के कारण भी जो है जल का अभाव हो जाता है। बिहार में जो है नदियों का, भारत या बिहार में नदियों का जाल बिछा हुआ है, और खास करके बिहार की जो भी नदियां हैं, उत्तर बिहार की नदियां क्या है, वह बारहमासी है, यानी उसमें वर्ष भर जल की आपूर्ति रहती है। दक्षिणी बिहार की जो नदियां है वह मौसमी है, वह मानसून काल में उसमें जल रहता है, मानसून पूर्व काल में या उत्तरोत्तर काल में उसमें जल की कमी हो जाती है। तो बाढ़ के समय क्या होता है कि जब पूरे बिहार की नदियों में जल का अधिक रहता है, उस जल को समुचित प्रबंधन नहीं हो पाता है। उस समुचित प्रबंधन के लिए जो है कोई तंत्र विकसित नहीं किया गया है, जिसके कारण नदी के सारे जल जो है बहकर गंगा नदी के माध्यम से समुद्र में चला जाता है। इसका बेहतर प्रबंधन नहीं किया जाता है, जिसका परिणाम होता है कि मानसून पूर्व काल में, समझ रहे हैं, मानसून के उत्तरार्ध में सूखे की स्थिति जो है, जल का अभाव हो जाता है। अब अगर बिहार के सारी नदियों को आपस में इंटरलिंक कर देंगे, अभी कोसी मेची की जोड़ने की बात की जा रही है,
इंटरलिंक करेंगे, उत्तर बिहार की नदियाँ दक्षिण बिहार की नदियों को आपस में इंटरलिंक अगर हो जाता है तो निश्चित रूप से बिहार में जल की जो समस्या है खास करके दक्षिणी बिहार में वह बहुत हद तक जो है समाप्त हो जाएगा। हालांकि गंगा नदी से गया, नर्मदा, नालंदा क्षेत्रों में जो है पाइप से जल पहुंचाने की व्यवस्था की गई है गंगा नदी के माध्यम से। तो अब देखिए इसका कितना असर पड़ता है। तो बिहार में जो है पानी की कमी नहीं है, सबसे बड़ी चुनौती है जल कुप्रबंधन की, जल का सही प्रबंधन न करने की। अगर जल का सही प्रबंधन किया जाए तो निश्चित रूप से जो बिहार में सूखे की स्थिति जो पैदा होती है उसको बहुत हद तक जो है कंट्रोल किया जा सकता है। और इसके लिए आपको उत्तर बिहार दक्षिण बिहार की नदियों को आपस में इंटरलिंक करना होगा। बड़े बड़े जो पईन है, आहार है, तालाब है, उसकी व्यवस्था करनी होगी। जिस तरीके से बिहार की जनसंख्या बढ़ती जा रही है उस तरीके से जो बिहार के परंपरागत पोखर, पईन, नहर ये सब था वो सब का अतिक्रमण हो गया है। तो सरकार अभी जल जीवन हरियाली मिशन इसीलिए शुरू किया है और इसके माध्यम से जो भी पोखर, तालाब, नदी, चेक डैम ये सब है उसको पुनरुद्धार कर रही है। भौगोलिक कारण अगर आप देखेंगे तो बिहार की दक्षिणी भाग जो है यानी दक्षिणी बिहार और उत्तरी बिहार, उत्तर बिहार की स्थिति इस तरह की है कि नेपाल में थोड़ा भी बारिश आती है तो उत्तर बिहार की नदियों में जो है जल की आपूर्ति जो है पर्याप्त हो जाती है, बाढ़ आ जाता है। दूसरी ओर उत्तर बिहार में जो है जो बहने वाली नदियाँ वह क्या है, बारामसी है, वो हिमालय से जो है निकलती है और निश्चित रूप से उसमें बरस भर जल रहता है, इसलिए उत्तर बिहार जो है सूखे की चपेट में नहीं आता है। दक्षिणी बिहार क्या है, दक्षिणी बिहार में जो भी नदियाँ बहती है वह मौसमी है और मानसून काल में उसमें जल रहता है, मानसून के उपरांत जो उसमें जल की कमी हो जाती है। अब दूसरी ओर बिहार की मिट्टियों का अगर आप वर्गीकरण देखेंगे तो दक्षिण बिहार में आग्नेय कायांतरित मिट्टी भी पाई जाती है, कहीं कहीं ऐसी मिट्टी पाई जाती है, आग्नेय कायांतरित चट्टाने वाली मिट्टी भी है, चट्टान भी पाए जाते हैं। इन चट्टानों में जो है भूमिगत जल का रिचार्ज नहीं हो पाता है, समझ रहे हैं। बिहार के दक्षिणी भागों में कहीं कहीं लाल मिट्टी भी पाया जाता है, समझ रहे हैं। इन मिट्टियों में जल ग्रहण करने की क्षमता कम होती है, जिसके कारण क्या होता है, भूमिगत जल रिचार्ज नहीं होता है और वर्षा उपरांत जो है, मानसून उपरांत जो है वह उसमें नमी की कमी हो जाती है। वन वृक्षों की कमी, आप पूरे बिहार में ही अगर देखेंगे बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का तो 7.76 वर्ग किलोमीटर ही वन उपलब्ध है और वन की कमी के कारण ही सूखा आता है। क्योंकि वन जो है क्या करता है, पर्यावरण को सम बनाए रखता है, बाष्पीकरण को संभव करता है, वन के कारण वर्षा आता है, समझ रहे हैं। वन के कारण भूमिगत जल रिचार्ज होता है। अब वन की कटाई अगर करेंगे तो निश्चित रूप से सूखे की संभावना बनती है। तो पूरे बिहार में वनों का जो क्षेत्रफल है वह अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम है, समझ रहे हैं, जिसके कारण वर्षा की संभावना नहीं हो पाती है और भूमि में जो है जल का रिचार्ज भी नहीं हो पाता है। जलवायु परिवर्तन हाल के वर्षों में आप देख रहे होंगे जिस तरीके से मौसम की जो अनिश्चितता बढ़ी है, खास करके मानसून की अनिश्चितता, जिसकी कहीं अधिक वर्षा हो रही है तो कहीं कम वर्षा हो रही है, किसी साल अधिक वर्षा हो रहा है तो किसी साल सूखा पड़ जा रहा है। तो जिस साल कम वर्षा होता है निश्चित रूप से क्या होता है, जल की कमी हो जाती है। दूसरी ओर अधिक जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में वृद्धि होती है। तापमान में वृद्धि के कारण कि जो पोखर, तालाब, नदी जल समय से पहले सूख जाता है, जिस कारण जल की कमी हो जाती है। वह बिहार की स्थिति बता रहे हैं। जल गहन फसल, दक्षिण बिहार में ऐसे भी जल की कमी है और दक्षिणी बिहार में अधिक चावल की खेती के कारण, गन्ना की खेती के कारण जो है जल का, भूमिगत जल का अधिक खपत होता है, जिसके कारण वह जल्दी समाप्त हो जाता है, अब बहुत नीचे चला जाता है, जिससे जल की कमी का सामना करना पड़ता है। तो बिहार में सूखे के ये कारण है, इसी को पॉइंट वाइज आपको लिखना है। बस इसी तरीके से फ्लो चार्ट बना के एक मैप बना देना है और थोड़ा थोड़ा इसकी व्याख्या आप करेंगे, आपका आंसर जो है सही हो जाएगा और आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। डाटा जरूर लिखिएगा, मैप जरूर बनाइएगा। अब सूखे का प्रभाव क्या है, तो देखिए सबसे पहले
मिट्टी में नमी की कमी होने के कारण और जल निकाय में स्थलीय जल भंडार में जल की कमी के कारण सिंचाई पर असर पड़ता है। मिट्टी में नमी के कारण पौधों को मिट्टी से जो है जल नहीं पहुंच पाता है, जिससे कृषि उत्पादकता जो है ठप पड़ जाता है। और कृषि उत्पादकता ठप होगा तो क्या होगा, खाद्य संकट पैदा हो जाता है, अर्थव्यवस्था पर जो है बोझ पड़ जाता है। उसके बाद औद्योगिक उत्पादन बहुत सारे, चूँकि जानते हैं कि बिहार कृषि आधारित उद्योग है, कृषि आधारित उद्योग की बहुलता है, और खास करके गन्ने चीनी मिल। अब मिट्टी नमी की कमी होगी, क्योंकि गन्ना तो जो है जलगहन फसल है और अधिक जल की जरूरत होती है। अगर मान लीजिए अब जल नहीं रहेगा तो क्या होगा, ईख का उत्पादन नहीं होगा तो चीनी मिल जो है बंद हो जाएंगे। इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण आधारित उद्योग है, उस पर असर पड़ता है। अब सामाजिक प्रभाव में, आर्थिक प्रभाव में इसको लिख के आर्थिक लिख दीजिएगा। सामाजिक प्रभाव में एक तो जल की कमी के कारण साफ सफाई से लोग समझौता करता है, साफ सफाई से लोग जो है समझौता करने लगते हैं, और खाद्य संकट पैदा होने से लोगों की जो है कोई भी अनाज खाने के लोग विवश हो जाते हैं। दूसरा है भरपेट भोजन में खाद्य संकट पैदा होने से या भरपेट भोजन नहीं मिलने से कुपोषण की पैदा होता है, कुपोषण की स्थिति विद्यमान हो जाती है, गरीबी में वृद्धि होती है। इसके अलावा अब रोजगार, कृषि संकट प्रभावित होगा तो लोग रोजगार के तलाश में क्या करते हैं, पलायन करने लगते हैं, दूसरे देशों में, जिलों में या शहरों में रोजगार की तलाश में पलायन करने लगते हैं। इससे प्रवासन को भी बढ़ावा मिलता है। और पेयजल संकट तो होगा ही, साफ सफाई से समझौता। पर्यावरणीय प्रभाव में देखेंगे, सबसे पहले जैव विविधता का ह्रास। पेड़, अब जल की कमी होगी तो पेड़ पौधे जीव जंतु सूख जाएंगे, मर जाएगा, जैव विविधता को नुकसान होगा। ग्रीन हाउस गैसों का विमोचन, ग्रीन हाउस गैसों का विमोचन कैसे करता है, अब देखिए। आप जानते हैं कि वन एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक सिंक के रूप में, कार्बन सिंक के रूप में काम करता है। वन अपने भोजन में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है। अब वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण करेगा, वन ही नहीं रहेगा तो जो मानवजन्य स्रोतों से जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है वह कहाँ चला जाएगा, वायुमंडल में जाएगा। यही वायुमंडल में इसका सांद्रता बढ़ती जाएगी, संकेंद्रण बढ़ता जाएगा, और यही संकेंद्रण जब बढ़ता जाएगा तो पृथ्वी से होने वाले जो विकिरण है, सूर्य से धरातल पर जो तापमान आता है, फिर पृथ्वी जो है धरातल गर्म होकर, छत गर्म हो जाता है, भूमि गर्म हो जाता है, गर्म होकर फिर जो है विकिरण करता है, तभी तो ठंडा होता है। आप छत पर सोते हैं रात में कैसे? एक समय था, हम लोग आज से 20 साल पहले छत पर सोते थे पानी पटाकर रात में। हम आपको बताते हैं अपना अनुभव, 20 साल पहले की बात बता रहे हैं। निश्चित रूप से 20 साल पहले, 20 साल बचपन में चूँकि हमारी शिक्षा दीक्षा सब अपने गांव में हुआ है हम तो बोलियो देते हैं तो यह स्थिति है। अब क्या हुआ, रात में जो है मान लीजिए छत गर्म है, पानी पटा देते हैं, तो अब 2 बजे रात के 12 बजे रात के जो है ठंडा छत होता था। कैसे होता है? क्योंकि छत विकिरण करता है। अभी विकिरण करता है तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, उसको अवशोषित करके पुनः धरती के प्रत्यावर्तित करती है, जिसका तापमान में वृद्धि होती है। तो अगर वन होगा तो ग्रीन हाउस गैसों का पौधा द्वारा क्या कर लेगा, अवशोषण कर लेगा, तो वायुमंडल में कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, तो कम से कम जाएगा तो जो ग्रीन हाउस प्रभाव है, जलवायु परिवर्तन है, वह कम होगा। भूमि का निम्नीकरण, अब भूमि में तापमान की कमी होती है, भूमि में नमी की कमी होगी तो निश्चित रूप से भूमि बंजर हो जाता है। भूमि बंजर होगा, वर्षा आएगा, क्या होगा, भूमि का जो ऊपरी सतह दह कर चला जाएगा। सूखा के कारण जो है अब भूमि का ऊपरी सतह दह कर चला जाएगा, नदी में जाएगा, फिर बाढ़ की स्थिति पैदा करेगा, नदी की तल जो है ऊपर हो जाता है, तो भूमि का मिट्टी की ऊपरी संरचना प्रभावित हो जाती है। पेड़ पौधे के विनष्ट होने से भूमि बंजर हो जाता है। तो यह स्थिति है, पर्यावरणीय प्रभाव है, जान माल की क्षति तो है ही। पशुओं की चारा जो है के लिए संकट पैदा हो जाता है। अब सूखे के निपटने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, हम आगे दिखाएंगे। अब हम लोग बाढ़ देखेंगे। बाढ़ क्या है, इसके बारे में चर्चा करना जरूरी हो जाता है। आप जैसा कि जानते हैं कि जल अवधि को बाढ़ कहते हैं, यानी किसी क्षेत्र में आप देखेंगे, लिखना कैसे है यह देखिएगा। बाढ़ एक प्राकृतिक घटना है
जो अत्यधिक वर्षा होने से नदी के तल का क्या हो जाता है, सामान्य से नदी के तल की क्षमता में सामान्य से अधिक अपवाह होने के कारण जो है बाढ़ आता है। सामान्य शब्दों में भी कह सकते हैं जल एक प्राकृतिक घटना है जो अत्यधिक वर्षा होने के कारण नदी का तल जो है क्या हो जाता है, असामान्य से अधिक हो जाता है, जिस कारण नदी के किनारे जो है, नदी के चारों ओर जो है क्या होता है, जल फैल जाता है, वही बाढ़ की स्थिति पैदा करती है। अब देखिए डाटा आप पहले ही से जानते हैं कि आर्थिक सर्वे 2020-21 के अनुसार 2019-20 में बिहार के 27 जिले बाढ़ से प्रभावित था। यही नहीं, जिन क्षेत्रों में बाढ़ की संभावना नहीं रहती थी उन क्षेत्रों में बाढ़ का प्रकोप बढ़ा है। अभी बाढ़ आयोग जो है, अब एक देखेंगे, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग जो है देश के 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किए हुआ है। 2020 में बिहार के 68.8 लाख हेक्टेयर भूमि जो है बाढ़ से प्रभावित था, आप देख रहे हैं। और देश के कुल भूभाग का 12% बाढ़ से प्रभावित है। आप इस डाटा का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। तो बाढ़ के कारणों पे हम चर्चा करेंगे। अब बाढ़ के क्या कारण है वह देखेंगे। सबसे पहले कारण बाढ़ का देखेंगे वनों का विनाश। देखिए वनों के विनाश के कारण बाढ़ कैसे आता है। वन जो होता है, वन जो है वह जल के प्रवाह को धीमा करता है। जल के प्रवाह को, आप मान लीजिए जल आ रहा है, अब पेड़ पौधे क्या करता है, नदी की धारा को नियंत्रित करने का काम करता है, देख रहे हैं। इसके अलावा वन क्या करता है, जल को भूमिगत रिचार्ज करता है। जल की खपत भूमि में भी हो जाती है, जल को रोकने का काम करता है। वन नहीं रहने के कारण क्या होता है कि वर्षा आता है और मिट्टी की ऊपरी सतह बहकर सीधे कहाँ चला जाता है, नदी तल में बैठ जाता है। नदी का तल ऊंचा हो जाता है। अब नदी में थोड़ा भी पानी आएगा तो नदी के किनारे बाढ़ फैल जाता है, पानी आ जाता है। तो वन जो है का विनाश के कारण भी बाढ़ आता है, याद रखिएगा। अब विनाश के कारण कैसे आता है आप समझ गए होंगे। अब वर्षा होगा तो वन क्या करेगा, अब वन जो है वर्षा की जो बूंद है उसकी तीव्रता को कम करता है, भूमि के कटाव को रोकता है। दूसरी ओर वन जो है जल के प्रवाह को नियंत्रित करता है, वह भूमिगत जल का रिचार्ज करता है, जल को अलग अलग क्षेत्रों में बांटने का काम करता है, जिस कारण बाढ़ का प्रकोप कम रहता है। नदी का स्थलाकृति विशेषता, नदी की विशेषता। अब देखिए नदी जो है इस आकार का, अब नदी का तल जो है भी आकार का, उत्तर बिहार की नदियां उसकी जो आकार देखेंगे वो भी आकार की है। अब भी आकार में हम एक डायग्राम बताएंगे। अब भी आकार में जो है ऐसे है। अब क्या है, नदी जो है ये नदी का निचला तल है। अब भी आकार के होने के कारण क्या हो रहा है कि नदी का गाद जो है, अब पेड़ पौधे वन के विनाश कारण जो है क्या होता है, वर्षा होता है। वर्षा के माध्यम से मिट्टी का जो ऊपरी परत है वह बहकर धीरे धीरे इसमें चला जाता है, इसमें पूरा पैक हो जाता है, समझ रहे हैं, या आधा। अब थोड़ा भी वर्षा आएगा जल इधर की ओर फैलने लगता है, देख रहे हैं। तो नदी तल में गाद, नदी की जो आकार भी आकार की नदी का जो तल है भी आकार की है। दूसरा है नदी का सर्पाकार होना, ऐसे ऐसे नदी बहती है, ऐसे ऐसे नदी बहती है। तो ये नदी है, जब भी वर्षा होगा नदी जल ऐसे ऐसे करेगा। अब जल का ये सेक्शन जो है रुकावट पैदा करता है, इस सीधे ऊपर बढ़ने लगता है, फिर थोड़ा बहता है। यहाँ जल अधिक क्षेत्रों से अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ आएगा और फिर जो है यहाँ जब जल रुकावट एकाएक घूमना पड़ता है, वो इधर न घूम कर सीधे इधर घूम जाता है, जिसका नदी जो है एक दूसरी धारा में चली जाती है। दर जो है नदी का जो आकार सर्पाकार होना, नदी तल भी आकार की होना, जिसके कारण बाढ़ आ जाता है, जल के प्रवाह में रुकावट पैदा करता है, समझ रहे हैं। बिहार में भी यही स्थिति है।
और जलवायु परिवर्तन के कारण आप देख रहे हैं, जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून की अनिश्चितता बढ़ी है। कहीं अधिक वर्षा हो रहा है तो कहीं कम वर्षा हो रही है। जहां अधिक वर्षा हो रहा है, अधिक लंबे समय तक हो रहा है, वहां बाढ़ आ जाता है। नदी तल में गाद निकलना, जल निकासी का अभाव। अब मान लीजिए जल निकासी का अभाव सबसे बड़ा कारण है। पहले क्या था, बढ़ती हुई जनसंख्या, शहरीकरण, नगरीकरण, बढ़ती हुई आवास की मांग के कारण, बुनियादी ढांचा के निर्माण के कारण अलग अलग जगहों पर आप सड़क, पुल, पुलिया, घर का निर्माण कर रहे हैं। अब इससे नदी जल का इससे क्या क्या है कि जो प्राकृतिक जल स्रोत है उसके अफवाह को बंद हो गया है। वह अब देखते होंगे घर के आसपास या खेत के आसपास जो है कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां से निकासी ही नहीं कर सकता है। अब थोड़ा भी वर्षा होता है उस क्षेत्र में जो है जल क्या हो जाता है, चारों ओर जो है बिखर जाता है, बाढ़ आ जाता है। उसके बाद नदी के मार्ग में बदलाव। आज जो है नदी के मार्ग में जो है कृत्रिम तरीके से बदलाव में भी के कारण भी बाढ़ की स्थिति पैदा होती है। फरक्का बांध, अब देखिए फरक्का बांध जो है पश्चिम बंगाल में इसका निर्माण किया गया है गंगा नदी पे, और खास करके हुगली के जल को नियंत्रित करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। अब ये फरक्का बांध के कारण गंगा नदी के जल का अपवाह धीमा हो गया है। आप जानते ही हैं गंगा जो है उत्तराखंड से निकलते हुए उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल होते हुए वह बांग्लादेश से प्रभावित होते हुए सीधे समुद्र में जाती है। बिहार में जाने के बाद जो जैसे जैसे बिहार में भागलपुर की ओर बढ़ेंगे पश्चिम बंगाल की ओर बिहार से, वैसे से गंगा का अपवाह क्या होता है, चौड़ा होता जाता है, चौड़ा होता जाता है। अब क्या है कि फरक्का बांध के कारण गंगा नदी में जो है एक तो गंगा नदी के अपवाह क्या हुआ है, धीमा हो गया है, जल के प्रवाह धीमा हो गया है, क्योंकि बांध जल को रोकने का काम करता है। अब इसके कारण क्या होता है कि उत्तर बिहार की विभिन्न नदियों से जल जो गंगा नदी में आता है वह जो है तेजी से नहीं आ पाता है, अब तेजी से प्रभावित नहीं हो पाती, जिस कारण क्या हो पाता है, जल जो है अलग अलग क्षेत्रों में फैल जाता है और वही बाढ़ का प्रकोप हो जाता है। बिहार की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, जो नेपाल में थोड़ा भी वर्षा आता है तो बिहार में बाढ़ आ जाता है, क्योंकि बिहार की अधिकांश नदियां नेपाल से ही होकर आती है और नेपाल की स्थिति जो है बिहार की अपेक्षा ऊंच है। तो जो है नेपाल के पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा आती है, तुरंत वो वर्षा बहकर बिहार में के अलग अलग नदियों के माध्यम से वो गंगा में चली जाती है और जिस कारण बाढ़ की स्थिति आ जाती है। तो यह स्थिति है बाढ़ के कारण। अब शहरी बाढ़, हाल के वर्षों में अलग अलग शहरों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। अब पटना में बाढ़, चेन्नई में बाढ़, मुंबई में बाढ़, श्रीनगर में बाढ़। तो शहरी क्षेत्रों में बाढ़ के क्या कारण, इसके पर्यावरणीय कारण और मानव जनित दोनों कारण है। पर्यावरणीय कारण में अधिक वर्षा, वनों का विनाश, ये कारण है। मानव जनित कारणों में जो है ठोस अपशिष्ट, अब शहरी क्षेत्रों में क्या होता है कि प्लास्टिक का या अपशिष्टों का जो है अधिक उत्सर्जन होता है, अधिक जो है अधिक अपशिष्ट पैदा होता है। ये अपशिष्ट नदी नाले में जो है जाकर जो है नदी नाले के जल को जो है क्या करता है, रोक देता है। अब बाढ़ आता है नली के माध्यम, चूंकि नली पहले से जाम है, नली, और बाढ़ आता है, जल निकासी नहीं हो, वर्षा शहरों में अधिक आता है, अब जल निकासी नहीं हो रहा है नदी के नाले के माध्यम से, अब नाले का जल, वर्षा का जल चारों ओर फैल जाता है। अब उष्मा द्वीप, देखिए औद्योगिकरण के कारण क्या है कि शहरों में जलवायु परिवर्तन के कारण जो है उष्मा द्वीप का निर्माण होने लगा है। उष्मा द्वीप का, इस उष्मा द्वीप के कारण शहरी क्षेत्रों में और उसके बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में, आसपास क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है। ये अधिक वर्षा के कारण क्या होती है, उस बाढ़ आ जाता है। वन पर आज शहरों में जो वन की कमी है, इस वन की कमी के कारण जो है बाढ़ की स्थिति पैदा हो रही है। बढ़ता कंक्रीट, अब शहरी क्षेत्रों में जो है अधिक से अधिक सतहों को कंक्रीट से ढाला जा रहा है, सीमेंटेड किया जा रहा है, और ये सीमेंटेड जो है जल के प्रवाह को और तेज कर रहा है। और निम्न शहरी नियोजन भी इसके पीछे जिम्मेदार है। शहरों में जो है जल निकासी के अभाव,
प्राकृतिक जल स्रोतों का अभाव, इस सब के कारण जो है असंगठित तरीके से जो है शहरों का बसावट, इस सब शहरों में जो है जल निकासी को अवरुद्ध करके शहरों में ज़्यादा बारिश हुआ होता है, निश्चित रूप से जल जमाव की स्थिति पैदा होती है, बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। उसके बाद जो है शहरों में अतिक्रमण भी जिम्मेदार है। आज शहरी क्षेत्रों में जिस तरीके से अतिक्रमण की घटना बढ़ती जा रही है, यह अतिक्रमण क्या किया है कि शहरी जल निकासी को अवरुद्ध कर दिया है, और इस अवरुद्ध के कारण जो है बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। बाढ़ के मैदानों का अतिक्रमण, तो यह बाढ़ है। अब बाढ़ का क्या प्रभाव है उसको देखना है। सबसे पहले मृदा की उर्वरता। अब देखिए, जहाँ वन नहीं है वहाँ अगर अधिक वर्षा होता है तो बाढ़ आ जाता है। इस बाढ़ के माध्यम से मिट्टी की ऊपरी सतह क्या करता है, बहकर चला जाता है, और फिर बाढ़ उपरांत जो है यही जो है भूमि की ऊपरी परत जो है अधिक उपजाऊ होती है, वो बह जाता है, भूमि बंजर बन जाता है, तो मृदा की गुणवत्ता प्रभावित होती है। दूसरी ओर बाढ़ से क्या होता है, मृदा की गुणवत्ता उर्वरता में भी वृद्धि होती है, क्योंकि नवीन जलोढ़ मिट्टी वो बाढ़ द्वारा ही लाई गई है, जिसमें अधिक उपज जो है अधिक पैदावार होता है। तो मिट्टी की गुणवत्ता की दृष्टि से लाभदायक भी है और हानिकारक भी है, दोनों दृष्टि से, दोनों को लिखना है। बाढ़ आता है तो जान माल की क्षति होती है। आप जानते ही है, बिहार आर्थिक सर्वे 2021 कहता है कि 2019-20 में बिहार में 300 लोग तो बाढ़ से मरा है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 1800 लोगों को जो है बताया है कि 1800 लोग जो है बाढ़ से लोग मरे हैं। अजान माल की क्षति, आर्थिक क्षति तो देखिए रहे हैं। बिहार आर्थिक सर्वे 2019-20 के अनुसार 16,750 करोड़ रुपया की सार्वजनिक संपत्ति खाली बाढ़ से नष्ट हुआ है बिहार में। अब पर्वतीय क्षेत्रों में बाढ़ आता है तो भूस्खलन, अधिक वर्षा आता है तो भूस्खलन की घटना होने लगती है। बाढ़ के कारण विस्थापन पूर्वास की समस्या उत्पन्न हो जाती है। बाढ़ के कारण सड़क, पुल, पुलिया, ये आवास ध्वस्त हो जाता है। संचार साधन बाधित, रेल मार्ग पर बाढ़ आ जाएगा, सड़क पर बाढ़ आ जाएगा, संचार साधन बाधित हो जाता है और जल को प्रदूषित करता है। अब देखिए, बाढ़ वाला जल जो है शहरी जल निकायों में, चापाकल में, नल में जाकर वह जल को प्रदूषित करता है, तो बाढ़ का प्रभाव है। अब हम लोग बिजली चमकना देखेंगे। बिजली कैसे चमकता है यह देखना जरूरी है। जैसा कि आप जानते ही हैं, बिजली चमकने की घटना, बिजली चमकना एक प्राकृतिक घटना है। सबसे पहले यह याद रखिएगा, कोई भी बिजली चमकने से क्वेश्चन आ जाएगा तो ऐसे ही लिखना है, बिजली चमकना एक प्राकृतिक घटना है। जब स्थानीय बिजली चमकने के लिए, बिजली गिरने के लिए, बिजली तब गिरता है जब स्थानीय स्तर पर अधिक तापमान, अधिक आर्द्रता और वायु का संवहनीय संचार होगा। अप्रैल, मई, जून में या जुलाई में बिहार में क्या होती है, अधिक तापमान होती है, अधिक आर्द्रता रहती है, और अधिक तापमान होगा तो संवहनीय धाराएं चलती ही हैं, जिसके कारण आप देखेंगे संवहनीय धारा जो है, संवहनीय बादल का निर्माण होता है। अधिक तापमान, अधिक वर्षा, अधिक संवहनीय धारा के कारण, हवा के कारण बादलों का निर्माण होता है। बादल में जो है, बादल के निचले भाग में ऋणात्मक आवेश होता है और ऊपरी भाग में जो है धनात्मक आवेश होता है। बादल क्या होता है, छोटी छोटी बूंदों से, मेघ की बूंदों, छोटी छोटी बूंदों से मिलकर बादल का निर्माण होता है। तो ये जो निर्माण होता है, अब बादलों के आधार में ऋणात्मक आवेश होता है और ऊपरी भागों में धनात्मक। वर्षा की बूंदों को भी अगर देखेंगे तो वर्षा की बूंदों के निचले भाग में ऋणात्मक होगा आधार में, और ऊपरी भागों में धनात्मक निवेश होता है, धनात्मक आवेश होता है। और अधिक नमी के कारण, चूंकि पहले ही कहे हैं कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई में बिहार में अधिक नमी के कारण, चूंकि वर्षा अधिक होता है, अधिक नमी के कारण अधिक बादल का भी निर्माण होता है। और अधिक नमी के कारण, समझ रहे हैं, क्या करता है, वर्षा की बूंदों में तनाव आता है। इस तनाव के कारण जो है क्या होता है, इस तनाव के कारण जो है त्वरित उत्पन्न होता है, समझ रहे हैं। इस त्वरित उत्पन्न होगा और इस तनाव के कारण जो है तुरंत जो है एक प्रकाश रेखा चमकती है,
और इसे ही बिजली जो है चमकना कहते हैं, वज्रपात कहते हैं। और यह जो है मेघ की जो बूंद होता है उसमें भी हो सकता है, एक मेघ की बूंद दूसरे मेघ की बूंद जो है टकराता है उससे भी होता है, समझ रहे हैं। तो ये अलग अलग घटनाएं हैं, लेकिन ये जो वर्षा की बूंद है वह इसी के जो टूटने से जो है ये जो त्वरित और बिजली चमकता है और आवाज होता है, याद रखिएगा। क्योंकि इसमें ऋणात्मक धनात्मक आवेश दोनों होता है, समझ रहे हैं। इसके कारण दोनों में तनाव उत्पन्न होता है, तनाव के कारण जो है चमकता है। और हाल के वर्षों में बिजली गिरने की घटना बिहार में क्यों हुई है? बिहार के लगभग सभी जिलों में बिजली घटनाएं हो रही है। तो इसके कारण पर्यावरण प्रदूषण है, एरोसल की वृद्धि है। अब एरोसल जो धूल के कण है, नमक के कण है, इस सब के कारण जो है वर्षा के अधिक बूंदों का निर्माण होता है। आर्द्रता ग्राही नाभि का काम करता है। जब अधिक वर्षा के बूंदों का निर्माण होगा तो निश्चित रूप से क्या होता है कि यह टूटेगा, और टूटेगा तो बिजली चमकेगा, बिजली गिरेगा। इसके अलावा आज पर्यावरण प्रदूषण के कारण भी क्या है, जो कि प्रदूषण का जलवायु मौसम पर निश्चित प्रभाव पड़ता है। इस प्रदूषण के कारण जो बिजली जो धन आवेश ऋणात्मक आवेश है बिजली की बूंदों में, उसमें जो है एक असंतुलन पैदा होता है। इस असंतुलन कारण बिजली जो है गिरता है। और बिजली गिरने से पर्यटन, आर्थिक क्षति, जान माल की नुकसान। अब देखिए बिहार आर्थिक सर्वे ही कहता है केवल बिजली गिरने से 253 लोगों की जो है मृत्यु हुई है। सभी जिले में बिजली गिरा है। अब बिजली गिरने से रोकने के लिए सरकार जो है बिजली गिरने का प्रभाव भी आप देखेंगे, जान माल की क्षति, पशु पक्षी सबको नुकसान पहुंचता है, फसल को नुकसान पहुंचता है, पर्यटन यात्रा प्रभावित होती है, और पर्यावरणीय प्रभाव भी होता है। वनों में आग लग जाता है, जलवायु परिवर्तन, ग्रीन हाउस का इससे उत्सर्जन होता है। अब इससे उत्सर्जन कैसे? वनों में आग लगेगा, बिजली चमकने से आग लगता है, तो वनों में आग लगता है। वन जब दहन होता है तो निश्चित रूप से कार्बन डाइऑक्साइड का विमोचन होगा, और दूसरे वन विनाश होगा तो निश्चित रूप से जो मानव जनित स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन होता है वह वन कम से कम अवशोषित करेगा। तो अवशोषित वन कम से कम अवशोषित करेगा तो निश्चित रूप से वह क्या होता है, वायुमंडल के निचले परत में जाके कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रता बढ़ती जाएगी। और कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक अगर सांद्रता वायुमंडल में बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से वह तापमान को रोकने का काम करेगा, और तापमान रोकेगा तो धरातल गर्म होगा, धरातल गर्म होगा, जलवायु परिवर्तन होगा। जलवायु परिवर्तन का, ग्रीन हाउस गैस या जलवायु परिवर्तन का एकमात्र संकेत तापमान ही है। तापमान के कारण ही सारी घटनाएं होती है। हम जलवायु परिवर्तन को इस बार बहुत स्पेशल पढ़ा रहे हैं। आप सतत विकास को भी सोचे हैं कि दोनों टॉपिक्स को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाया जाए। अभी ग्लासगो में जो है COP26 का बैठक है, हम थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं कि इसमें अगर कोई नया डेवलपमेंट होता है तो हो सकता है PPSC मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। वैसे तो हमको पढ़ाना ही है ना। तो यह है। अब देखिए, अब बिजली चमकने का कुछ लाभ भी है। अब बिजली चमकने के दौरान ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जो है पृथ्वी पर आगमन होता है। अब पृथ्वी में जो मिट्टी जो जीवाणु है वह क्या करता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है, जिसको पौधा इस्तेमाल करता है। तो इसका लाभ भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा सकता है कि बिजली चमकने का क्या फायदे हैं। तो यह याद रखिएगा, इससे बिजली चमकने के माध्यम से ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी भूमि में क्या होता है, आगमन होता है मिट्टी में। ऐसी मिट्टी में जो जीवाणु है वह क्या करता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है, जिसको पौधा ग्रहण करता है। पौधे नाइट्रोजन के रूप में ग्रहण नहीं करता है, नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करता है नाइट्रोजन को। तो यह स्थिति है। अब बिहार में बाढ़ और सूखा, बिजली गिरने से बिहार सरकार जो है एक बिजली गिरने संबंधी वार्निंग सिस्टम जो है मशीन लगाया है। यह बिजली गिरने से पहले आधा घंटा पहले बता देता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के ऐप जो है ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप के माध्यम से जो है लोगों को सूचना जारी किया जाता है, चेतावनी जो है जारी किया जाता है। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका में इस ऐप का जरूर चर्चा कीजिएगा। बाकी तो बाढ़ सूखा में हम बता दिए हैं, सिमिलर सब चीज़ है, बस उसी को व्याख्या कीजिएगा, बहुत सटीक होगा।
आप लोग तो लिख के आए होंगे, चूंकि पीडीएफ में खाली फ्लो चार्ट अलग है, पीडीएफ में कंटेंट तो वही है इस बार। चूंकि इसमें कोई बदलाव करने वाला नहीं था, बदलाव जहां संभावना रहती है वहीं ना किया जाएगा, आप जबरदस्ती क्या करेंगे। इसलिए इसको आप जरूर देखिएगा। बिहार में प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए बिहार सरकार कुछ जो है योजना सुन लीजिए। आपदा, सबसे पहले बिहार सरकार प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग का गठन किया गया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में और प्रत्येक जिला में जिला अधिकारी की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित की गई है। इसके अलावा जो है बिहार राज्य आपदा प्रबंधन नीति को भी लागू किया गया है। 15 वर्षीय आपदा न्यूनीकरण जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम को भी तैयार किया गया है। सूखे से निपटने के लिए बिहार सरकार सब्सिडी देती है, समझ रहे हैं। बिहार राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना को भी लागू किया गया है। इसके अलावा क्षमता निर्माण के लिए, आपदा के प्रति जागरूकता निर्माण के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं। और केंद्र सरकार द्वारा जो आपदा प्रबंधन योजनाएं हैं, आपदा प्रबंधन संबंधी नीतियां हैं, उसको बिहार सरकार लागू करती है। ये सब जो है पहल है। बाढ़ से निपटने के लिए राज्य सरकार कई ऐसे काम किया है, जैसे में बाढ़ चेतावनी मॉडल का विकास किया गया है। यह 72 घंटे पहले सूचना जारी करता है। इसके 5 मॉडल है: बागमती अधवारा बाढ़ चेतावनी मॉडल, कोसी बाढ़ चेतावनी, गंडक बाढ़ चेतावनी, महानंदा जो है बाढ़ चेतावनी मॉडल, एगो क्षेत्रीय बेसिन है। नदी व्यवहार विश्लेषण मॉडल का भी विकास किया गया है। ये विभिन्न नदियों के जल निकायों का विश्लेषण करता है और फिर सूचना जारी करता है। तो अलग अलग चेतावनी मॉडल का उनको लिख दीजिएगा, काम आपका चल जाएगा। तो ओवरऑल इस टॉपिक्स को समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि टॉपिक्स कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा जो है बाढ़ को रोकने के लिए बांध सुरक्षा विधेयक 2019, यह भारत के सभी बांधों पर लागू होता है। और एनडीआरएफ की टीम, इस सब का भी चर्चा आप कर सकते हैं। और बाढ़ पूर्वानुमान चेतावनी, भूकंप चेतावनी प्रणाली, बिजली गिरने संबंधी वार्निंग सिस्टम, ये सब याद रखिएगा। बस इतना याद रहेगा ना, लिखा जाएगा, अब बढ़िया से नंबर आएगा। इतना किसी को याद रहता है? इतना भी याद नहीं रहता है। 10-10 साल से पढ़ता, हमको बात नहीं होती है, या 15-15 साल से पढ़ता है, कुछ जानकारी नहीं रहती है और सीधे कहते हैं। अरे आप लोग तो इतना भाग्यशाली है कि जीसीएस आईएएस से जुड़े हैं। जीसीएस आईएएस को हल्के में मत लीजिएगा, यह कंटेंट की प्रशंसा जो है बहुत लोग करते हैं। इसलिए फीस कम है, अब धीरे धीरे सब बढ़ेगा। तो हम जो है अब आगे नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।